अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान और प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे कराची स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब, जबकि लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे मुबशिर बुखारी साहब, आज़म चौधरी साहब और मज़हर बिल्ला साहब। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपके सामने सवालात एक के बाद एक हम अहम सवालात रखेंगे जो कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए भी आपके सामने मौजूद होंगे। नाज़रीन, बात करेंगे सबसे पहले नवाज़ शरीफ के हवाले से, जिनको वतन वापस लाने के लिए मुमकिन कोशिशें काफ़ी अरसे से तो जारी हैं, लेकिन अभी तक नवाज़ शरीफ वतन वापस नहीं आए हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है, इससे रिलेटेड हमारा सवाल ही रहेगा। लेकिन उससे पहले जो ख्वाजा आसिफ का बयान है उससे रिलेटेड वो ये कह रहे हैं कि आईनी और कानूनी गिरफ्तारी का जब रिस्क बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा तो नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। फिलहाल जो अभी एक डेट दी जा रही है वो मिड ऑफ सितंबर की बात की जा रही है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। इसी से जुड़ा सवाल हमारा ये है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि नवाज शरीफ वतन वापसी के फैसले पर आखिर हिचकिचाहट का शिकार क्यों है। मुबशिर, आप ही की जानिब आऊँगी। सबसे पहले आप ही से पूछ लेती हूँ, आपको क्या लगता है कि क्यों हिचकिचा रहे हैं नवाज शरीफ? मेरा ख्याल है कि हिचकिचाहट कोई नहीं है, चीज़ें बहुत क्लियर हैं। उसमें उसमें सबसे पहले जिसका मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ चीज़ें, कि जब वो दुबई तशरीफ़ ले गए उसके बाद वो चले गए सऊदी अरब, तो उस वक्त जो उनके करीबी लोग थे लंदन में मुकीम, उनसे उन्होंने एक मज़ाहिया से अंदाज में मजाक किया कि हो सकता है कि मैं दुबई से वापस पाकिस्तान चला जाऊं। तो उनमें से बहुत सारे जो उनके जानिसार थे उन्होंने कहा जी हम तो आपके साथ जाना चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो अगर कुछ इस तरह का मामला हुआ तो मैं आपको दुबई बुला लूँगा। और आपको याद होगा कि दुबई में क़याम के दौरान बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें हुई कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। लेकिन जो हमें इंडिकेशन मिला वो यही था कि सितंबर का मामला होगा, और यही उन्होंने पार्टी से डिस्कस भी किया। उसकी बुनियादी वजह यह कि देखिए, कन्विक्शंस तो उनकी ख़त्म हो चुकी हैं तकरीबन ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो जो उनकी सज़ा थी हेवन फील्ड वाले में सस्पेंड हो चुकी है, अकामा वाला मामला ख़त्म हो चुका है। सिर्फ एक हिच रहती है बाकी, अगर टेक्निकली आप देखें, एक तोशा खाना केस में गालिबन उन्हें एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है जी। अब जब एब्सकॉन्डर कोई बंदा डिक्लेयर हो जाए तो उसको रिलीफ के लिए अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है, और उस सरेंडर करने के बाद अदालत को वो प्ली करता है कि जी मुझे आप बेल ग्रांट कर दीजिए। हो सकता है अदालत कर दे, हो सकता है अदालत ना करे और उन्हें लॉकअप्स में भेज दे। तो ये वो वाहिद रिस्क है जिसके बारे में मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर्स इंडिकेट कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि उन्हें आके सरेंडर करना है, या कम अज़ कम वो जो एब्सकॉन्डर का स्टेटस है वो कैसे ख़त्म करवाना है, उसके ख़िलाफ़ कोई पिटिशन करेंगे। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, और जो ही ये होंगी तो मेरी ज़ाती राय भी यही है कि सितंबर में उनकी वापसी हो जाएगी। उससे पहले यानी मिड सितंबर हो सकता है, लेट सितंबर हो सकता है, लेकिन अभी तक जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का अपना माइंडसेट है वो भी सितंबर का है। अगरचे उन्होंने 12 ये कहा अपनी पार्टी वालों से कि जल्दी कीजिए, मतलब, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि राय आती है पार्टी की तरफ से, कुछ कहते हैं आ जाइए, कुछ कहते हैं नहीं आइए। भाई की गवर्नमेंट थी, जी भाई की गवर्नमेंट थी, लेकिन इसका मतलब है कि जो रिस्क वो सेंस कर रहे थे उसका मैग्नीट्यूड अपने भाई की गवर्नमेंट से ज़्यादा था, इसलिए वो पाकिस्तान वापस नहीं आए। सही हो गया। आज़म साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप भी इत्तफाक कर रहे हैं इस बात से कि हिचकिचाहट का शिकार तो है नवाज शरीफ, आना तो नहीं चाह रहे, और जो ग्राउंड बनाई जा रही है, जो रिस्क की जिस ख्वाजा सिर्फ बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये बात कर रहे हैं ये जावेद लतीफ़ साहब भी कि नवाज शरीफ सितंबर में वापस आएंगे और कौम उनको चौथी बार वज़ीर आज़म जो है वो सिलेक्ट करेगी। शुक्रिया सना जी। देखिए, जो बुखारी साहब ने बात की है ना, उसमें कानूनी जो चीज़ें उन्होंने डिस्कस की है, मैं थोड़ा सा उससे इख्तलाफ करता हूँ। सही। आप देखें कि एक बिल आता है जिस बिल के अंदर वो तमाम सज़ाएँ जो है ना उनको ख़त्म करने का वो बिल होता है, लेकिन वही बिल सुप्रीम कोर्ट जिस दिन असम्बली की मुद्दत ख़त्म होती है एग्जैक्ट अगले दिन सुप्रीम कोर्ट उस बिल को कलअदम करार दे देती है। ऐसा ही है। अच्छा, जब वो बिल कलअदम हो जाता है तो मियाँ नवाज शरीफ की जो सज़ा है, जो कन्विक्शन है उनकी, वो अपनी जगह पे बरकरार है और उनकी नाअहली भी बरकरार है। ऐसा ही है। उसके लिए जो कानूनी माहिरीन जो नुक्ता उठाते हैं वो कहते हैं कि एक दफ़ा उन्हें वापस आकर उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, और उसके बाद जेल जाएं या उनको राहदारी पे रखें या उनके घर को सब जेल करार दिया जाए। किसी भी सूरत में सरेंडर करने के बाद वो दोबारा कोर्ट में जाएगा। तो केस सरेंडर कर लेना, वापस आ जाए, जाहिर है। मैं वो ये कर रहा हूँ ना, ये करना पड़ेगा। ये तो होता है कानूनी मामला, ठीक है। लेकिन
अब हम आते हैं सियासी मामले की तरफ। सही। आप देखें कि जब उनके भाई की वजारत उज़्मा थी और जब वो आ सकते थे, उनके लिए ज़्यादा कोई मसला भी नहीं था, और मियाँ शहबाज शरीफ पे एक सियासी तौर पर एक कानूनी भी और सियासी भी दोनों तरफ से प्रेशर था कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपने उनकी एक ज़मानत दी हुई है, लेकिन वो इसके बावजूद पाकिस्तान नहीं आ रहे। लेकिन उनके लिए बड़ी आसानी थी कि अपने भाई की गवर्नमेंट में वो आते, उनके घर को, जाती उमरा को या माल्टा उनको सब जेल करार दिया जाता और उनका केस जो है वो कोर्ट में चलता और उनकी सज़ा ख़त्म कर दी जाती। लेकिन उन्होंने वापसी का रिस्क नहीं लिया। ये चीज़ उन्हें भी पता थी कि तो ये सर डर किस बात का है? ये मुमकिन नहीं होगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि देखें इस वक्त हमारी मतलब अदालतों के अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे मुकदमात हैं, जो लोग सज़ा याफ्ता हैं, जो जिनकी अपीलें वहाँ पे लगी हुई हैं। अगर मियाँ नवाज शरीफ की इस कन्विक्शन को इस तरह इस बिल की रोशनी में ख़त्म किया जाए, एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा और पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में लोग अपीलें लेके अदालतों में आ जाएंगी ताकि उनकी भी सज़ाएँ ख़त्म कर दी जाएँ। ये एक नया इशू खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान में। अगर मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं आते तो ये भी आप लिख के रख लें कि मुस्लिम लीग नून की सियासत जो इंतखाबी सियासत है, उससे बेहतर है कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में ना जाए। सियासत उनकी वजह से है मुस्लिम लीग नून की, लेकिन अगर वो आते हैं तो उन्हें गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। लिहाजा ये जो सितंबर की बातें हो रही हैं ना, ये सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए, अपने वोटर सपोर्टर को बहलाने के लिए बातें की जा रही हैं। आपको याद होगा जब वो गए थे बरतानिया 2019 में, उस वक्त से यही लीडर सारे ये बार बार ये कह रहे हैं जी अगले हफ्ते आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, 2 माह बाद आ रहे हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ नहीं आए। अब जबकि उनकी हुकूमत भी नहीं है तो वो किस तरह रिस्क लेंगे। और एक चीज़ और जहन में रखें कि ये जो इस वक्त निगरान काबीना बनी है या जो निगरान वज़ीर आज़म बने हैं, ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के दिए गए नाम नहीं है। ये तीसरी तरफ से राजा रियाज की तरफ से दिया गया नाम है जिनको वज़ीर आज़म बनाया गया है। अगर वो अपने भाई की वजारत उज़्मा पे एतमाद नहीं कर सके तो वो इन पे कैसे एतमाद करेंगे और कैसे पाकिस्तान आएंगे। ठीक हो गया। मजहर साहब, आप ही की जानिब आ जाते हैं। आप ही के सामने सेम सवाल रखूंगी। आपको क्या लग रहा है कि हिचकिचाहट का शिकार अभी नवाज शरीफ क्यों है? आए ना जेल काटे। बड़ी अच्छी बात की है सना आपने, और ऐसे कह दिया जैसे बड़ा आसान है इस फैमिली के लिए। आपको मैं थोड़ा सा माजी याद करवाता जाऊं। आपको याद है होगा, हमारे दोस्तों को भी याद होगा कि जब जन्म शरफ के दौर में ये फैमिली एक माहदा करके गई थी और माहदे से मुकरती रही, झूठ बोलती रही, और उसमें भी फिर ये कहा गया कि जी परसों आ रहे हैं तो चौथ आ रहे हैं, लेकिन नहीं आए। और उस माहदे की तस्दीक फिर एक सऊदी शहज़ादे को इस्लामाबाद आके करना पड़ी, वो माहदा लहराना पड़ा। तो मेरा ख़्याल है कि कौम से झूठ नहीं बोलना चाहिए लीडरशिप को। अभी भी जब वो गए तो ज़ाहिर है उनके भाई ने ज़मानत दी थी कि जी वो 8 हफ्तों में वापस आ जाएंगे। फिर वो ज़मानत भी गायब हो गई और वो ख़ुद भी गायब हो गए। और पिछले साल आपको याद है कि मियाँ जावेद लतीफ़ जो वफाकी वज़ीर थे, वो बारहा दावा ये करते थे कि 25 दिसंबर से पहले मियाँ नवाज शरीफ इधर आ जाएंगे। वो सितंबर का भी दावा कर रहे हैं। तो 25 दिसंबर को तो वो नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि उनके आने का वक्त अब नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि जो उनके आने का वक्त था, जब उनके भाई की हुकूमत थी, तो वो तशरीफ़ नहीं ला सके। अब उनके लिए मुश्किलात हैं और मुश्किल में वो पाकिस्तान का रुख नहीं करेंगे, वो लंदन ही में क़याम करेंगे, पाकिस्तान आने का रिस्क नहीं लेंगे। तो वज़ीर साहब, आपको नहीं लगता कि ऐसे उनकी पॉपुलैरिटी में, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी नून लीग को दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठे होने की, आपस में इत्तेफाक इनका नहीं रहेगा इनकी अपनी पार्टी के अंदर, तो ये कौम में इलेक्शन कैसे कराएंगे? किस तरह जाएंगे कौम में, निकलेंगे कैसे? देखिए, ये जो पार्टी है इसमें पहले ये होता था कि इनका कोई मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल किसी दूसरे सूबे से होता था और ये पार्टी जो है कुछ न कुछ नुमाइंदगी चारों सूबों में रखती थी। मगर अब ऐसा हो चुका है कि सवाए सेंट्रल पंजाब के, इनके बड़े ओहदेदार जितने भी हैं वो सेंट्रल पंजाब के हैं। जो शुमाली पंजाब है वहाँ आप देखें कि शाहिद खकान अब्बासी का रुख क्या है, और साउथ में भी इनकी सूरत हाल अच्छी नहीं, पंजाब में, और बाकी सूबों में तो सूरत हाल तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना तो नवाज सेंट्रल शरीफ की। पंजाब में भी जो इनकी पॉपुलैरिटी थी वो ये पिछले 16 माह की जो कमाई है, जो समर है लोगों के सामने है। और मेरा ख्याल है कि जो इनका होम ग्राउंड है लाहौर, वहाँ भी ये पॉपुलर नहीं रहे, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों को इन्होंने तंग किया है, महंगाई बहुत की है,
लोगों की ज़िंदगियों में जो आसाइशें थी या आसानियाँ थी वो भी ख़त्म की। हत्ता कि जो पिछली गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड जारी किया था उसको भी ख़त्म कर दिया ख़त्म गया। कर दी, बिल्कुल। और पेट्रोल और दूसरी चीज़ें महंगी कर दी गई। तो जब आप लोगों के लिए चीज़ें महंगी करेंगे और लोगों का नहीं सोचेंगे तो फिर ज़ाहिर है लोग आपका कैसे सोचेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी पॉपुलैरिटी रही है। ठीक हो गया। फ़हीम, आपसे इस वक्त पॉपुलैरिटी की जो सूरत हाल है आपके सामने है, आवाम किस तरह से सर्वे में अपना रिएक्शन दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ का वक्त पर आ जाना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पार्टी के लिए? तो ऐसे में हिचकिचाहट क्यों? सना, मेरी समझ में ये नहीं आता कि नवाज शरीफ को वापस आने के लिए इतना ज़ोर क्यों डाला जा रहा है। क्यों आना चाहिए भाई नवाज शरीफ को? इसलिए आना चाहिए कि आप उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार करें, जेल में डाल दें, फिर एक सियासतदान जेल चला जाए। इस मुल्क में सिर्फ सियासतदान ही जेल जाने के लिए रह गए। भाई मसला ये है कि जब आप खुद अभी मेरे साथी पैनलिस्ट ये बात कर रहे थे, जब उनकी भाई की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में उन्होंने एक बिल पास किया, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड प्रोसीजर एक्ट। उसके ऊपर जो है वो जब गवर्नमेंट चली गई उसके बाद एक अदालत से जो है एक और जो है वो आ गया बयान, फैसला आ गया। उस हाल में आप कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं, उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस वक्त वो इस मुल्क में 2/3 अक्सरियत से आए हुए थे, हुकूमत में थे, उस वक्त उन्हें गिरफ्तार करके तैयारा साजिश केस में आपने जेल में भेज दिया। सना, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि जी आपने फलां का मेकअप चुराया है और उसके ऊपर मुकदमा चले और सज़ा आपको हो जाए सेल्फी लेने के ऊपर, ये सही है ये बात? इस मुल्क में जब इस तरह के फैसले होंगे तो फिर आप सियासतदान से ये तवक्को करते हैं कि जी वो अपना बचाव ना करे, वो जो है आए अपने आप को जो है वो हवाले कर दे आपके, और फिर आप उससे जो चाहे करते रहें, फिर आप उससे डील्स करें अदालत वो जेल में बिठा कर, फिर आप उससे कहें कि तुम मुल्क से बाहर इतने साल के लिए चले जाओ, इतने साल बाद आना। देखें, इस मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ भी एक सियासतदान हैं, वो ज़ाहिर है अपना बचाव चाहते हैं, जिस तरह से दीगर सियासतदान या दीगर लोग अपना बचाव चाहते हैं, इस तरह उन्हें भी इस बात का हक हासिल है कि वो अपना बचाव करें। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए अगर चलें, मैं अभी आपसे अकामा की बात कर रहा था, अभी मैं हवाला दे रहा था आपको पनामा पेपर्स केस का। अकामा में आपने सज़ा सुना दी। इस मुल्क के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ पनामा केस ही नवाज शरीफ के लिए रह जाता है? मैं अपने आप को मिसाल देता हूँ। मैं 2005 में जो है वो बालाकोट गया अर्थक्वेक कवर करने के लिए। जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक का सफ़र मोटरवे पे किया। मैं अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र कर रहा था, क्योंकि 1997 में जब मैं ईरान इलेक्शन कवर करने गया था तो तफ्तान ज़ायदान तक का जो सफ़र है वो इंतहाई बुरा था मेरा। लेकिन जब मैं ईरान की तरफ गया, ज़ायदान से मैंने मशहद तक का सफ़र किया तो बहुत अच्छे रोड्स थे। बिल्कुल ऐसे ही रोड 2005 में मुझे मिले तो मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र हो रहा था। मेरे मामा नहीं लगते नवाज शरीफ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर नवाज शरीफ के मुल्क वापस आने पर इतना इसरार क्यों है? आप फिर उस शख्स को जो उठा के जेल में डालना चाहते हैं। भाई बस करें यार, बस करें इस मुल्क के साथ। सियासतदानों के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ डंडा लेके ना खड़े हों। कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इस मुल्क के साथ बहुत कुछ किया है, उनकी तरफ भी थोड़ा सा देख लें, उनकी तरफ भी बात होनी चाहिए। सवाल थोड़ा सा इसमें मैं ऐड भी करूंगी कि ये सियासतदानों की जो बका है वो सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी डील से मशरूत चलती आ रही है और चलती रहेगी। वही बात फ़हीम की कि क्या हो जाएगा, नवाज शरीफ आ जाएंगे वतन वापस? तो ये मैं इस सवाल का जवाब बाद में दूंगा सना। पहले थोड़ा सा पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन। नंबर 1, जो हमारा कानून था रिव्यू का, वो सिर्फ ये एम्पावर करता था कि चूँकि पहले सुओ मोटो के तहत दिए गए फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू नहीं हो सकता था। तो अब जो है ये जो इन्होंने बिल दिया था जिसको स्टॉप कर दिया, बार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो रिव्यू का हक देता था। नंबर 1, रिव्यू में जाना चाहते थे ताकि ये स्टेन जो उन पे लगा है अकामा का या एवन फील्ड का, वो ख़त्म हो सके। दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि स्टेटस उनकी सज़ाओं का ये है कि उनकी एक सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सस्पेंड कर चुका है, अगरचे वो रिव्यू में जाके उस केस को दोबारा सुनना चाहिए था, वो वाला मामला। लेकिन जो गिरफ़्तारी का ख़तरा है, चूँकि वो एब्सकॉन्डर हैं एक केस में और उसमें गिरफ़्तारी का ख़तरा मौजूद है, सो ये थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए ये मैंने अर्ज़ किया जी। दूसरी बात आपने फरमाई डील की। ये पाकिस्तान में एक और पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन, सॉरी, नवाज शरीफ की वापसी क्यों ज़रूरी है? देखिए, मरियम नवाज़ को कहा जाता था ये क्राउड पुलर है और ये इस वक्त एक नई रूह फूंक रही हैं पार्टी में। और अगर आप 3 साल पहले की बात करें तो वाकई में ऐसा था, बड़े शानदार जलसे किए, बल्कि जिस जलसे में गई उस वक्त तक वो वहाँ से जीतती रहीं। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ कम होना शुरू हो गया। मियाँ नवाज शरीफ ने और PMLN ने
ये डिसाइड किया कि चूंकि ये क्राउड पुलर हैं और इनमें ब्रेविटी भी बड़ी है, बड़ी ओपनली बात करती हैं, तो क्यों ना इन्हें चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए। चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाने के बाद आपने परफॉर्मेंस देख ली, उन्होंने स्टूडेंट विंग्स को मोटिवेट करने की कोशिश की, लॉयर्स विंग को, लेबर विंग को, लेकिन वो वाली कामयाबी उन्हें नसीब नहीं हुई, यानी उनका ग्राफ डाउन जा रहा था। अब जैसे आज़म ने कहा कि PMLN का तो लाहौर में ग्राफ, जैसे बरलास साहब फरमा रहे हैं कि ग्राफ डाउन जा रहा है, तो ऐसी सूरत में एक ऐसी पार्टी जो अभी रूल करके निकली है, जिस पे बहुत ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस पे फिंगर पॉइंटिंग हो रही है, और जब उस पार्टी के हर जो डिसएसोसिएटेड बंदा है, डीमोरलाइज बंदा है, उसके लिए एक होप रह जाती है क्योंकि नवाज शरीफ साहब आएंगे वापस तो पार्टी में थोड़ी सी जान पड़ सकती है, और स्पेशली जब हम कहते हैं कि इलेक्शन होना है तो उस सूरत में फिर उनकी वापसी नागुज़ीर हो जाती है। मैं अपने दोस्त फ़हीम सिद्दीकी के ओपिनियन का बिल्कुल एहतराम करता हूँ। क्या सियासतदानी जेल में जाने के लिए रह जाते हैं? तो जवाब ये है कि हाँ, जब अवामी नुमाइंदे अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर उन्हें ये सारी हीट बर्दाश्त करनी पड़ती है। मियां नवाज शरीफ को भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आसिफ जरदारी ने भी 11 साल गुजारे, इमरान खान भी जेल में हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अच्छा, हैं। मुबशिर फ़हीम का इशारा किसी और तरफ था। खैर आज़म साहब आप ही की जानिब आएंगे। और दूसरा सवाल जो आपका डील्स की बात कर रहा हूँ, ये इंतहाई नेगेटिव ट्रेंड है, और मेरा ख्याल है कि इस पर जितनी भी बैशिंग की जाए अपने पॉलिटिशियंस की वो कम है, क्योंकि बार बार डील्स करके बार बार जमहूरियत को कमज़ोर करते हैं, और जिस दिन वो डील करना बंद कर देंगे, यकीन कीजिए पाकिस्तान में क्या होगा, आप डिपोज हो जाएंगे, आपको डिथ्रोन कर दिया जाएगा। लेकिन यकीन कीजिए एक दफ़े डिथ्रोन किया जाएगा, दूसरी दफ़े किया जाएगा, लेकिन जमहूरियत मजबूत होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसकी ख्वाहिश तो हम करते हैं और करनी भी चाहिए हर पाकिस्तानी को कि जमहूरियत मजबूत हो जाएगी, लेकिन कैसे? सवाल तो वहीं का वहीं है। आज़म साहब, आपको नहीं लगता कि किस तरीके से एक मफरूर शख्स 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर और इलाज की गर्ज से बाहर जाने वाला, और अभी इतनी तनकीद का निशाना बनने के बावजूद अगर अभी सितंबर में वापस नहीं आते, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या सूरत हाल रह जाएगी पार्टी की? देखें, आपको याद होगा कि पंजाब के अंदर एक ज़िमनी इंतखाबात हुए थे सूबाई असम्बली के, और उन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर मुस्लिम लीग नून ने बिलखसूस जिन लोगों को टिकट दिए थे, ज़्यादातर एक तो वो थे जो PTI छोड़ के आए थे और कुछ लोग उनके अपने थे, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आई ओपनर थे। बिल्कुल हैरान कुन। उन्होंने उन रिज़ल्ट्स ने हमें बताया कि मुस्लिम लीग नून का इस वक्त पॉपुलैरिटी लेवल क्या है। बिल्कुल देखें, इस वक्त एक तो ये आप साबका हुकूमत जो अभी PDM की गवर्नमेंट गई है, उनका एक नरेटिव आप देखें कि उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये बार बार कहते थे कि हम लोग जो है ना बड़े मुश्किल हालात में हमें हुकूमत मिली, बड़े मुश्किल हालात में हमने अपनी सियासत गंवा ली, रियासत बचा ली। देखिए, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है क्या कि आपने, पहली बात तो यह कि आप अदम एतमाद के ज़रिए आए थे। अगर आपको पता था कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब है तो आपने उस वक़्त हुकूमत कबूल क्यों की? दूसरी बात, उस वक़्त पाकिस्तान के जो हमारे रिज़र्व्स हैं तकरीबन आलमोस्ट 16 अरब डॉलर थे। आप जब रवाना हुए हैं 7 अरब से कम रिज़र्व है। उस वक़्त की महंगाई, आज की महंगाई अगर आप ओवरऑल देखें, उस वक़्त 12% थी, आज 38% पे आप छोड़ के जा रहे हैं। उस वक़्त डॉलर, और अभी भी फैक्ट्स हिडन है सर, उस सामने वक़्त नहीं आए हुए। जी, उस वक़्त डॉलर 189 का था, आप 300 का छोड़ के जा रहे हैं। उस वक़्त पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, आप 250 रुपये लीटर छोड़ के जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो आप कहते हैं ना कि मुश्किल हालात में हमें हुकूमत मिली, मुश्किल हालात आपको नहीं मिले थे, मुश्किल हालात में हुकूमत मिली है इस इंटरम गवर्नमेंट को, इस अनवारुल हक काकड़ साहब को। ये मुश्किल हालात हैं जिनमें इनको हुकूमत मिली है। जब आपको मिली थी उस वक्त तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री भी चल रही थी, उस वक्त तो एक्सपोर्ट्स भी हो रही थी। और सवाल यही है, यही पैदा होता है आज़म साहब कि अब कर क्या लेंगे नवाज शरीफ साहब? मज़र साहब, वही अर्ज करता टाइम हूं क्योंकि कि शॉर्ट है मज़र साहब। उस वक्त के आपके वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने जब पहला बजट दिया तो उन्होंने तमाम चीज़ों का इनका एतराफ़ किया था जो मैंने अभी अर्ज़ की हैं। हाँ जी, हाँ जी, अगर हाँ जी, हाँ जी। अगर उस वक्त एतराफ़ कर रहे थे तो जो आज आप छोड़ के जा रहे हैं
आपको खुले दिल से इसका भी एतराफ़ करना अच्छा चाहिए। मजहर साहब, पिछली हुकूमत की जो नाकामियां है, जो कारकर्दगी 16 माह के सामने रही है, उसमें नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है नीचे आई है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये मलबा सारा नवाज शरीफ के ऊपर अब जो देखिए- नून लीग है वो सारा का सारा डालने देखिए- लगी है, जो कि अब आप नहीं है, हमारे पास बचा कुछ नहीं है, तो इसीलिए बार बार कभी ख्वाजा आसिफ का बयान आ रहा है, कभी जावेद लतीफ़ का, कभी तलाल चौधरी का, पूरी पार्टी देख रही है नवाज शरीफ पे, क्योंकि मलबा उन पर डालना है। आप चूंकि नहीं थे जी, तो इसीलिए जी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे है। सर ना एक चीज़ ज़हन में रखें, ये मुस्लिम लीग नून जो है ना, ये है मुस्लिम लीग नवाज। जी, आज भी मुस्लिम लीग का जो वोटर, सपोर्टर, कारकुन, वो नवाज शरीफ की तरफ देखता है। वो लेकिन सर तमाम वो जो ग्राफ है या आप सर्वे कह ले, उस सर्वे में तो जो सामने आ रही हैं चीज़ें मदर साहब, तो बहुत थोड़े से लोग नहीं है, बहुत जी popularity सना, इनकी मैं कम अर्ज़ नहीं रह करता गई? हूँ, गुजारिश ये है कि आप नवाज शरीफ पर तो वो मलबा नहीं डाल सकते, लेकिन टीम तो उन्हीं की थी। इसमें ये बड़े माहरीन थे, इसाक डार, और बड़े इंतज़ामी उनके हवाले थे मियाँ शहबाज शरीफ के, और क्राउड पुलर का बुखारी साहब ने हवाला दिया। ये क्राउड पुलर जो है ना, ये जब कश्मीर का इलेक्शन हुआ था और जीबी का, उसी वक्त बेनकाब हो गई थी कि वहाँ इन्हें सीटें नहीं मिली थी। फिर ये दुरुस्त हवाला दिया आज़म चौधरी साहब ने, जो पिछले साल जुलाई में यहाँ पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ पर तो नहीं डाला जा सकता मलबा, लेकिन ये टीम वही है। अब नवाज शरीफ अगर आएंगे भी तो वो टीम कहाँ से लाएंगे? वो उनके पास यही टीम है जो 16 माह में नाकाम हुई है, बुरी तरह नाकाम साबित हुई है, बुरे तरीके से, और लोगों में एक फेलियर है मुस्लिम लीग नून का। तो मेरा ख्याल है ये एक चकमा देने के मुतरादफ है कि मियाँ नवाज शरीफ आएंगे तो वो पता नहीं क्या कर देंगे। ऐसी बात नहीं है, उनके पास वही टीम है, यही ख्वाजा आसफ है जो लोगों की तज़हीक करते हैं असम्बलियों में। अब वो ख्वाजा आसफ को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ख्वाजा आसफ मियाँ नवाज शरीफ के लड़कपन के दोस्त है। ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में क्लास फेलो थे, शफकत महमूद, ख्वाजा आसफ और मियाँ नवाज शरीफ। ठीक तो हो ख्वाजा गया जी, आसफ फ़हीम। उनके ज़रा ट्रस्ट वर्दी हैं। ठीक हो गया फ़हीम, आप अग्री करते हैं मजहर साहब के इस पॉइंट से? देखिए जी, मैं तो इत्तेफाक से आज आपके जो तीनों पैनलिस्ट हैं उनसे इत्तेफाक नहीं कर जी। रहा, और मेरा पॉइंट तो सिंपल और सादा सा यही है कि जी नवाज शरीफ को अभी मुल्क वापस नहीं आना चाहिए। आना अभी ही नहीं हमारे चाहिए। साथी जो हैं, शायद आज़म चौधरी साहब कह रहे थे कि जो इस वक्त सिचुएशन थी मुल्क की, जिस हाल में गवर्नमेंट मिली थी उन्हें, और जो अब काकड़ साहब के पास गई है उससे ज़्यादा बुरे हाल हैं। तो जनाब ज़रा पीटीआई का दौर उठा के तो देख लीजिए, मुझे कोई एक मंसूबा बता दीजिए ऐसा जिसके ऊपर मैं कह सकूं कि आवाम को उसका बड़ा फ़ायदा हुआ था। मैं कराची में बैठा हूं ना, मुझसे पूछिए कितने कंटेनर जो हैं वो पोर्ट पर खड़े हुए थे, उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। किसका डिसीजन था वो? इमरान खान की गवर्नमेंट का डिसीजन था, जिसकी वजह से मुल्क में जो है अशिया खुर्दोनोश की कमी वाक़ हुई। किसकी वजह से जो है सारी सूरत हाल जो है ये मुल्क जो है ख़राब होता चला गया? क्यों आप IMF से मुआहदा करने में नाकाम रहे थे? बारूदी सुरंगें आप बिछा के गए थे। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि कहा जाएगा कि मैं किसी सियासतदान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जनाब ये करके गए थे आप मुल्क के साथ। 16 माह में क्या कर सकते थे वो? आप दें ना उन्हें पूरे 5 साल की गवर्नमेंट, उसके बाद आप उनसे कहिएगा कि जनाब आपने जो है ये मुल्क ख़राब कर दिया या मुल्क बिगाड़ दिया। 16 माह आप दे के, वो भी उस तरह के जनाब आपके ऊपर एक बहुत बड़ा डंडा भी मौजूद हो, ये भी आपको कि कल आपको भी ना हटा दिया जाए, एक शख्स जो है बाहर आपके बैठ के करता रहे। मैं तो बिल्कुल आपकी इस बात में यही कहूँगा कि जी नवाज शरीफ को अभी मुल्क वापस नहीं आना चाहिए। हालात ऐसे नहीं हैं, इलेक्शन करीब आने दीजिए, इलेक्शन करीब आएगा, थोड़ा सा इलेक्शन का माहौल बनेगा, फिर ये सारी बातें मुझसे भी कीजिएगा कि बैठ के कि जनाब उनका जो है वो पॉपुलरिटी ग्राफ जो है वो नीचे आ रही है। ये सर्वे आपको पता है कैसे होते हैं, मुझे भी पता है सर्वे कैसे होते हैं, हम भी ऐसे सर्वे कराते रहें। जी ठीक हो गया, हमारे एनालिस्ट के मुताबिक बस नहीं आएंगे और उनको आना भी नहीं चाहिए। और दूसरा सवाल हमारा उन्हीं के भाई शहबाज शरीफ के हवाले से रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए भी आपके सामने रखेंगे और अपने माहिरीन के सामने, एनालिस्ट के सामने भी। बात होगी शहबाज शरीफ की, जिनका बयान है, कुछ दिन पहले भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि यार दोस्त मुझे ताना देते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ। खैर बात अब इसी के गिर्द घूम रही है और क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन देने की बार बार ज़रूरत पेश आ रही है शहबाज शरीफ को। और शहबाज शरीफ ने अभी फिर से ये बात की है कि मुझ पर इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ और उनके साथ वाबस्तगी पर तनकीद होती है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है और 30 साल से मैं उनकी आंख का तारा हूँ।
ये उनकी स्टेटमेंट है जी, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले आजम साहब आप ही की जानिब आ जाते हैं। आपको लगता है जो इससे जुड़ा सवाल है हमारा थोड़ा सा ट्रिकी है, वो इंटरेस्टिंग इस तरह से कि शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म फिर कारकर्दगी पर आपको नहीं लगता कि सवालिया निशान है? कैसी रही उनकी कारकर्दगी? कारकर्दगी पे तो थोड़ा सा मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनकी 16 माह की कारकर्दगी इस वक्त कौम का बच्चा बच्चा उस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। लोगों के लिए रोटी मुश्किल हो गई है, लोगों के लिए बिजली के बिल देने मुश्किल हो गए हैं, पेट्रोल डलवाना मुश्किल हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है इन 16 माह के दौरान। और ये एक ऐसी कारकर्दगी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री पूरी उठा के देख ले, किसी हुकूमत की आपको ऐसी कारकर्दगी नज़र नहीं आएगी जो इन 16 माह में इन्होंने कारकर्दगी की। दूसरी तरफ आपने अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के एक बयान की बात की जो आंख का तारा थे इस्टेब्लिशमेंट की। देखिए, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया बनाया था, वोट को इज्जत दो जी, और उसमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया लेके मुस्लिम लीग नून चली, लेकिन वक्त ने साबित किया कि ऐसा ऐसा कि वो बयानिया भी किसी मकासद को हासिल करने के लिए बनाया गया था। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात होना हुकूमतों के, सियासतदानों के, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। अच्छे तल्लुकात होंगे तो मुल्क का निज़ाम सारे मिल के अच्छे तरीके से आगे लेके चलेंगे। लेकिन आंख का तारा होने वाली जो बात है, यही सियासी पार्टियां, यही सियासतदान हमें समझाते रहे, बताते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट की आंख के तारे जो हैं उनका असल काम क्या है या इसका मतलब क्या है आंख की तारा का। आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद ऑन कर रहे हैं कि मैं उनकी आंख का तारा हूँ। दूसरी बात, अभी हम मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे पाकिस्तान वापस आने की, दूसरा इस गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये रहा है कि सियासी जमातें ही सियासी जमातों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसा इकदाम करती रही हैं कि बाद में उन्हें खुद उसके नताइज भुगतना पड़े, और वो इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ डाला जाता रहा। ठीक है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर होगा, लेकिन कम से कम अपना काम तो ठीक करें। आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो यही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये एक दूसरे के ऊपर बड़े शदीद इल्ज़ामात लगाया करती थी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किया करते थे। इसी तरह आप MQM भी आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है, वो भी इन्हीं सियासी जमातों ने उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने ये जो तीसरी चौथी पार्टी आप कह लें बड़ी, जो इस वक्त PTI है, अब इन सब ने मिल के उसको भी दीवार के साथ लगा दिया है। भाई, आपने तारीख से सबक ही नहीं सीखा कि आप मुल्क के अंदर इस किस्म की अगर सियासत चाहते हैं, इसको अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, तो मैं माजरत चाहता हूं कि इस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी कि एक पहलवान के हाथ पांव बांध दे और बाकी सारे अखाड़े में उतर के आपस में नूरा कुश्ती लड़ें और जीत जाएं। इस तरह नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो ट्रू मानों में वो मिलनी चाहिए। और इस वक्त इस हुकूमत की कारकर्दगी पर बात करते हुए मैं आपको बताऊं कि लोगों के साथ ये पिछले 2-4 माह के अंदर एक तो 9 मई का अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत काम किया जो कि काबिल मज़म्मत, काबिल अफसोस है, लेकिन उसकी आड़ में लोगों के साथ जो पुलिस ने और सियासी कारकुनों ने मिल के जो उनका जीना हराम किया, वो एक इंसानियत सोज वाक़यात हमारे सामने आए हैं। अभी मैं आपको लाहौर का एक वाक़या शेयर करता हूँ। एक 14 साल का बच्चा जो कि 9वीं क्लास का तालिब इल्म, उस बच्चे की अपनी फैमिली में अपने घर के अंदर छोटा मोटा झगड़ा होता है, तो वो उसकी फैमिली पुलिस को कहती है जी कि इसको थोड़ा सा सुधारे। पुलिस उसको उठा के ले जाती है। एक आध दिन बाद वो पुलिस से रब्ता करते हैं कि जी वो हमारा बच्चा वापस दे दे। पुलिस कहती है जी हमने तो नॉमिनेट कर दिया उसको 9 मई के वाक़या में, जो कि लिबर्टी मार्केट के करीब अस्करी टावर है, उसको जलाने के इल्ज़ाम में उसको नॉमिनेट कर दिया गया। बहरहाल उसका केस कोर्ट में जाता है। उसका कोर्ट में कुछ 1.25 महीने के बाद जाके उस बच्चे की ज़मानत होती है। वो बच्चा अपने घर वापस आता है। अभी वो घर पहुंचता है तो पुलिस की गाड़ियां उसके घर पहुंच जाती हैं। उसकी 5 बड़ी बहनें और बूढ़े वालिदैन थे और वालिद उसका रिक्शा चलाता है, साथ छोटी मोटी नौकरी, और 1-1.5 मरले के घर में वो लोग रहते हैं। उसके घर में जाके पुलिस इस कदर वहाँ पे खौफ और रास फैलाती है कि उसके वालिद को वहाँ पे हार्ट अटैक होता है, वो फौत हो जाता है। इसके बावजूद पुलिस उस बच्चे को अपने वालिद का जनाजा नहीं पढ़ने देती, पुलिस उठा के उसको वापस थाने ले जाती है। अभी तक वो पुलिस की कस्टडी में है। देखिए, इस किस्म के वाक़यात, इन वाक़यात की आड़ के अंदर पुलिस ने लोगों को नॉमिनेट किया, और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो पुलिस मुलाजम हैं जिन्होंने ये कुछ किया, उनको मतलब कड़ी से कड़ी सज़ाएँ मिलनी चाहिए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम करनी चाहिए। हाँ, जो लोग जेन्युइन मुलव्वस हैं
उनको कानून के मुताबिक ज़रूर निपटे आप। ये थी इस हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी जो आज तक कौम भुगत रही है। मुबशिर, ये कारकर्दगी और इसी बच्चे की अगर हम बात करें, उसके बूढ़े बाप की बात करें, ये फैमिली और इस तरह के कितने केसेस, गर्दिशी कर्जे आपके सामने हैं कि सूरत हाल कहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ तक कि पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, और शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी हमारे सामने है। उनको तो फुल और 100 में से कितने पॉइंट्स देंगे आप? मेरा ख्याल है कि उनकी कारकर्दगी उन्होंने खुद ही बयान कर दी कि मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा रहा हूँ। ये उनकी कारकर्दगी है। सही। माजी में हमने देखा बड़े बड़े क्राइसिस आए पाकिस्तान में, और इसी तरह के कर्ज़ों का मामला था, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी यानी रुपए की बेकदरी हमने माजी में 90 में बहुत ज़्यादा हुई देखी। लेकिन ये जो किसात बाज़ारी चल रही है ऐसी हमने पहले नहीं देखी थी, चूँकि हुकूमतें जो थी वो उस वक्त प्राइस चेक रखती थी। इस दफ़े तो हमने देखा कि वो भी नहीं था। खैर ये इमरान खान साहब के दौर में भी हमने इस तरह की चीज़ देखी। एक बात मेरे भाई ने, चूँकि मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, बसद एहतराम मैं उनसे कहता हूँ कि जब हम बात करते हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड की, उन्होंने बिल्कुल बात की, बिल्कुल नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त है। लेकिन यही मामला पिछली दफ़े भी था कि एक पार्टी को इतना ज़्यादा आपने सपोर्ट दे दी, यानी हमारे ताकतवर हलकों ने, सर हर ऐसा ही पार्टी था? को दीवार सर, से are you लगा sure दिया। ऐसा ही था? दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। एक वो भी उन 3.5 साल में कोई दूध और शहद की नहरें नहीं थी, उस वक्त भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन अगर हम उन 3.5 साल को 16 माह से कंपेयर करते हैं तो ये 16 माह उससे बहुत भारी हो जाते हैं, जिस तरह इस हुकूमत ने 16 माह गुजारे। मुबशिर साहब, ये तो justified नहीं है ना? कमिंग बैक टू द पॉइंट, जी, मैं जी, दरअसल जरा इस पॉइंट पे बिल्कुल ठीक है। मियां शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है कारकर्दगी जो और उन्होंने इनकी आंख अपने का तारा। कैप में एक फेदर लगाया है, उस पर मैं थोड़ा सा अर्ज करूं। देखिए, मुस्लिम लीग नवाज जो है वो भी एक बाई प्रोडक्ट थी इस्टेब्लिशमेंट की, उन्हें मुसलसल दर मुसलसल सपोर्ट मिलती रही। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि नवाज शरीफ शायद नौ इंसानी की तारीख में वाहिद कॉन्विक्ट हैं जो 2 दफ़े कॉन्विक्ट हुए और दोनों दफ़े बाहर गए। ये ऐसा आज़ाज़ भी किसी और को मैसर नहीं। और उसके बाद जब इस्टेब्लिशमेंट ने 2018 में सपोर्ट खींची इनके पीछे से, आपके सामने है क्या हुआ। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये अगली जो बात है, मियां नवाज शरीफ ने एक और बयानिया तराशा जिस पे हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं एंटाइस हो गए, उनकी तरफ माइल हो गए और उन्हें सपोर्ट भी किया। हमारे बहुत सारे लेफ़्ट के दोस्त जानते हुए कि नवाज शरीफ साहब सेंटर टू राइट की तरफ रखते हैं अपना झुकाव, नवाज शरीफ को बड़ा ओपनली सपोर्ट किया। बड़े बड़े नाम हैं उन मुफक्करीन के और उन जय्यद सहाफ़ियान के जो सपोर्ट करते रहे मियां नवाज शरीफ को। दरअसल और मैं एक और चीज़ का भी गवाह हूँ सना, ये वाक़या भी मैं शेयर करना चाहूँगा। जब मियां नवाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर अपना इलाज करवाने गए थे तो आपको याद होगा मियां शहबाज शरीफ भी उनके साथ थे। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त को पैगाम दे के भेजा गया कि शहबाज शरीफ साहब से कहिए कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो वापस अपना गो हेड दें और वापस आ जाएँ, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मियां नवाज शरीफ को हम बाहर रोक लेंगे। लेकिन उस वक्त मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपने भाई की कॉस्ट पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। उनकी अपने भाई से लॉयल्टी बड़ी शानदार है। इस दफ़े जो ये बयान है ये बड़ा ट्रिकी है, मैं इसको किसी दूसरे तरीके से देखता हूँ। चूँकि उन्हें ये पता है कि मियां नवाज़ अगर वापस आ जाते हैं, अगर मुस्लिम लीग नवाज़ इस पोजीशन में आ जाती है कि हुकूमत बनाए, तो अल्टीमेटली मियां साहब की अपनी ख्वाहिश चौथी दफ़े बनने की है, अगरचे उसमें बहुत सी ही चीज़ है लेकिन ख्वाहिश तो उनकी है। और दूसरा, अगर मियां साहब ना बने तो उनके जहन में है मियां नवाज शरीफ के मरीम नवाज सक्सीड करेंगी उन्हें। तो ये एक पैगाम दिया है उन्होंने ताकतवर हलकों को कि अगर PMLN दोबारा इस पोजीशन में आती है तो मुझसे बेहतर आपको कोई सर्व नहीं कर सकता, चूँकि मैं आपकी आंख का तारा रहा हूँ। ये बयान दे के उन्होंने मियां नवाज शरीफ के बयानिए को भी ज़िक्र पहुँचाई है और मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिशात को भी शायद थोड़ा सा हार्म किया है। ठीक हो गया। ये गुड कॉप बैड कॉप यही चल रहा है अभी फ़हीम। देखिए, जो आग के तारे होने की बात हो रही है, वो आग के तारे होने की बात ही तो मुबशिर बुखारी साहब ने कुछ देर पहले उसकी थोड़ी सी कंट्रडिक्शन भी की थी। भाई डील की जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सियासतदानों के ऊपर ही तो है जो वो डील कर जाते हैं और डील नहीं करनी चाहिए। भाई जब वो डील नहीं करते तो उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। जब वो डील नहीं करते तो उनको जो है वो पाबंद सलासिल किया जाता है। 11 साल आसिफ जरदारी जो हैं वो जेल में रहे ना, अभी बात हो रही थी।
तो बात यह है कि अगर एक शख्स जो है वो ये कह रहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, तो मुझे बताइए ना कि कौन एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा नहीं रहा। क्या नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये नहीं कहा जाता कि उन्हें ज़ियाउल हक साहब लेकर आए थे? क्या वो एक वक्त में एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा नहीं रहे थे? तो ये और कौन से इस मुल्क में वो है जो है वो उतर चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख से, तो वो जो है आज जेल में है। इसी तरह से अगर मैं थोड़ी से दिन की पुरानी बात करूं तो परवेज़ इलाही साहब का क्या आपको स्टेटमेंट याद नहीं है, जो अभी हमारे साथी जो है थोड़ी देर पहले कह रहे थे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, तो क्या कहा था उन्होंने बाजवा साहब का नाम लेकर के हमें किसने जो है उसमें सपोर्ट किया था। तो इस मुल्क में ये सब कुछ होता आया है, होता रहेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अगर 16 माह की बात करूँ तो डेफिनेटली मैं 3.5 माह की भी तो 3.5 साल की भी तो बात करूंगा ना। जब आप 3.5 साल में चीज़ें जो हैं एक फसल तैयार करके चले गए हैं और मुझे वो फसल काटनी है, तो उस फसल से अगर आपने वो फसल जो है वो बोई किसी और चीज़ की है तो मुझसे कोई और चीज़ तो नहीं काट सकता ना 16 माह में। तो मैं तो चले, ये तो मेरी बात मेरा ख्याल है कि समझ में आ ही गई होगी, लेकिन मैं एक अपने ऊपर रख के एक बात करता हूँ कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ 16 माह में। मुझे तो भाई वो एक बिल जो है वो सबसे अच्छा लगा जो मेरे काम का है। परवेज़ मुशर्रफ ने एक पैमरा ऑर्डिनेंस बनाया 2002 में, काला कानून। आपके प्रोग्राम में आज अगर उस ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत अगर कोई लफ्ज़ मेरा आपका किसी को बुरा लग जाए, पैमरा चेयरमैन के पास इख्तियार है कि वो इसे ठक करके बंद कर दे, वो मेरे ऊपर पाबंदी लगा दे कि जनाब ये शख्स कल से टीवी पर नज़र नहीं आना चाहिए। अभी आपने चंद दिन पहले परसों एक नोट देखा होगा जिस तरह की पाबंदी का एक नोटिफिकेशन आया है, ऐसा ही है। लेकिन कम से कम ये जो अभी तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है उसके तहत कुछ भी हो, उसमें कम से कम ये तो है कि मीडिया मालिकान को पाबंद कर दिया गया है कि वो तनख्वाहें वक्त पर देंगे। उसमें कम से कम ये तो है कि चेयरमैन पैमरा जो है वो कोई एक शख्स जो है उसका तकर्रुर नहीं कर सकेगा। उसमें कम से कम ये तो है कि काउंसिल ऑफ कंप्लेन जो है उसके तहत जो है वो बाकायदा तौर पर इश्तिहार दे के उसके ज़रिए लोग लाए जाएंगे, बस आप ला के किसी को बिठा नहीं देंगे। तो मैं तो अगर अपनी ज़ात के हवाले से देखता हूँ तो मुझे तो लगता है कि जी 16 माह की कारकर्दगी में मुझे तो ये बिल बहुत अच्छा लगा, जिसके बुनियाद पे कम से कम मुझे फायदा हो रहा है। कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट गए, बिल्कुल ठीक है, सही पॉइंट आपका। आप उन्हें 5 साल देके देखें, 5 साल देके देखें, उसके बाद देखते हैं ना, उसके बाद ले लीजिएगा उनसे कुछ। ठीक हो गया, 5 साल जो है वो बड़े ज़रूरी है। इससे पहले जो कितने साल गवर्नमेंट उनकी रही और क्या कारकर्दगी मदर साहब सामने रही, 16 माह की स्पेसिफिकली हम बात करेंगे फ़िलहाल तो, कि 16 माह की कारकर्दगी आपको क्या लगता है कि आवाम पिसती रही और आने वाले टाइम में भी पिसती रहेगी? शहबाज शरीफ को कितना आप क्रेडिट देते हैं इस बात का? अच्छा, फ़हीम सिद्दीकी साहब जो है ना वो 16 माह का तस्करा बार बार कर रहे हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ उनकी तवज्जो ज़रा दिलवाना चाहता हूँ 3.5 साल पे। 3.5 साल में 2 साल तो कोरोना रहा, दुनिया बंद रही, और पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना को हैंडल किया दुनिया ने उसकी तारीफ़ की। 1.5 साल उनकी हुकूमत बचती है, 2 साल कोरोना का निकाल दे। 1.5 साल में उन्होंने वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 1990 में बंद हो गई थी, आफ्टर 30 ईयर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी चला दी, आपका जीडीपी बेहतर हो गया। सर, आप किसे क्रेडिट दे रहे हैं? डायरेक्टली आप किसे क्रेडिट दे रहे हैं? आप पीटीआई चेयरमैन को क्रेडिट दे रहे हैं या आप एस्टेब्लिशमेंट को क्रेडिट दे रहे हैं? जी जाहिर है, जिसकी हुकूमत है उसी को देना है। ठीक। अच्छा, दूसरा ये आपने खुद ही सना एक वजाहत कर दी थी कि पिछले 40 साल इक़्तिदार को हम कहाँ फेंकें, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे और मज़ीद 5 साल रही, फ़हीम जो कह रहे हैं सही। उस कारकर्दगी का हम किस आईने में देखें? गुजारिश ये है कि 1980 में और 80 के मिड में डॉलर जो था वो 12 से 14 रुपए का था। अब जो डॉलर 300 का है वो इन्हीं का किया धरा है ना, इन्हीं की कारकर्दगी से ये डॉलर 300 का हुआ, मेरी और आपकी कारकर्दगी से नहीं। जो आपने ये सवाल पहले उठाया था ना कि सियासतदान ही बुरे होते हैं बाकी नहीं होते, जी हाँ जनाबे वाला, 1973 के आइन में 10 साल का कोटा मुकर्रर किया था भुट्टो साहब ने अंदरून सिंध के लिए, दही सिंध के लिए। तो उसके बाद कराची के सियासतदान ज़िम्मेदार हैं जो मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों में शामिल रहे, उन्होंने कोटा क्यों नहीं ख़त्म किया? कराची के नौजवानों पे क्यों दरवाजे बंद हैं नौकरियों के? उसकी ज़िम्मेदार MKOM है और कराची की नुमाइंदा जमातें हैं। क्यों सियासतदान ज़िम्मेदार नहीं? जिसकी हुकूमत होती है वही ज़िम्मेदार है। एस्टेब्लिशमेंट हम कह तो लेते हैं, लेकिन वो सारे नौकर हैं, वो मुलाजम है इस मुल्क के। ज़िम्मेदार सरबराह हुकूमत है। आप सरबराह हुकूमत का गिरेबान पकड़ें। ये 16 माह की कारकर्दगी जो है इसको हम क्या कहें? वो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा तो बन गए, लेकिन अवाम की आंख का तारा नहीं बने। और उसकी जरूरत भी नहीं है शायद, पाकिस्तान में इसकी जरूरत भी नहीं है। मदर साहब ठीक है, पाकिस्तान में शायद इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अभी ब्रेक की तरफ हमें जाना है। ब्रेक से बाद सदर मुमलिकत ने जो डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपना बयान दिया है उसके हवाले से हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बहुत खूबसूरत बात की है। 14 अगस्त के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान अपने लीडर्स से तकाजा करता है कि वो इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफार्म पर हों और एक प्लेटफॉर्म पर होने के बाद जो कर सकते हैं अपनी आवाम के लिए वो उनको करना चाहिए, वो दरगुजर से जो है वो काम लेना चाहिए। कितनी अहमियत रखता है आज़म साहब ये सदर मुमलिकत का बयान, आपको क्या लगता है? देखिए, बयान तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत देर बाद दिया है उन्होंने। उनकी जो ज़िम्मेदारी के तकाजे थे, मैं यहाँ ख्वाजा आसफ़ साहब ने जो उस पर रिस्पॉन्स किया है मैं उसका भी जिक्र करता हूँ। देखिए, जब आरिफ अलवी साहब पीटीआई के एक बड़े ज़िम्मेदार ओहदे पर बैठे थे, उसके बाद उन्हें सदर मुमलिकत बनाया गया और चेयरमैन पीटीआई, वो उस वक्त कहा करते थे जी कि मैं इन करप्ट और चोर सियासतदानों के साथ नहीं बैठूँगा। उस वक्त भी इनकी ज़िम्मेदारी का तकाजा था कि मुल्क की खातर सारे इकट्ठे बैठते और जो बहरान मुल्क को दरपेश हैं उनमें मिल बैठ के फ़ैसले करते। लेकिन उस वक्त चेयरमैन पीटीआई जो कहते थे उसको मन्नो नहीं ये तस्लीम करते रहे। उसके बाद जब ये सदर मुमलिकत भी बने अलवी साहब, इसके उस वक्त प्राइम मिनिस्टर वो चेयरमैन पीटीआई थे, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त इन्होंने वो रोल प्ले नहीं किया जो इनकी ज़िम्मेदारी का तकाजा था। मैं समझता हूँ कि इनको ये जो ज़िम्मेदारी थी ये बहुत पहले अदा करनी चाहिए थी। मुल्क बहुत सारे आप देखें बहरानों में उस वक्त घिरा हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा बहरान एक सियासी इस्तेहकाम का ना होना। जब सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम होगा मुल्क, तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की मईशत कैसे मुस्तहकम हो सकती थी। तो उसके तमाम तर असरात मईशत पर भी पड़े, जिसकी वजह से हमने इस मुल्क की मईशत को तबाही के धाने पर पहुँचते हुए देखा। तो अगर ये आरिफ अलवी साहब उस वक़्त अपना किरदार अदा करते, उस वक़्त मजबूर करते अपनी पार्टी के चेयरमैन को कि हमें तमाम जितने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ मिलकर बैठना चाहिए और मुल्क को जो दरपेश जो इस वक्त मसाइल हैं, बहरान है, उसमें मिल बैठकर फ़ैसले करें ताकि मुल्क सियासी तौर पर भी मुस्तहकम हो और मुआशी तौर पर भी हो। लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ कि उस वक़्त इन्होंने अपना वो किरदार अदा नहीं किया था जो इनकी ज़िम्मेदारी का तकाजा था। मुबशिर, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन बात वही है कि इस पर अमल कौन कराएगा? देखिए, वो मुझे मिसरा याद आ रहा है नज़म का, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। माजी में तो पीडीएम की हुकूमतों की तरफ से भेजी गई चीज़ों को साइन करने में देर किया करते थे, लेकिन बिल्कुल ठीक फरमाया आज़म ने कि बहुत देर कर दी। ये वही मेहरबान आते आते, हाँ, बड़ी देर कर दी। ये वही सदर मुमलिकत हैं जिन्हें बताना चाहिए था कि आप रोज़ टीवी पे आके अपने प्राइम मिनिस्टर को, कि आप रोज़ टीवी पे आके जो पॉलिटिकल इंटॉलरेंस, पाकिस्तान पहले मजहबी अदम बर्दाश्त का विक्टिम रहा है और अभी तक है, उसमें आपने एक सियासी अदम बर्दाश्त का एलिमेंट दे दिया। आप रोज़ आके डिक्शन आपका ये कि ये चोर है, ये डाकू है, ये चोर है, ये डाकू है, ये चोर है, ये डाकू है, ये एक नेगेटिव। उस वक्त इनका काम था कि इंटरवीन करते और बताते अपने प्राइम मिनिस्टर को कि ये डिक्शन ठीक नहीं है। वन, जब काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवा रहे थे उस वक्त भी उन्हें सोचना चाहिए था कि ये किस मकसद के लिए टारगेट किया जा रहा है, पिन पॉइंट करके टारगेट किया जा रहा है, दरगुजर से काम लेना चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि चूँकि आरिफ अलवी साहब को पता है कि सितंबर में तो उनकी मुद्दत पूरी है, इलेक्टोरल कॉलेज उनका है कोई नहीं, उन्होंने कंटिन्यू करना है। मैक्सिमम जो उनके साथ हो सकता है वो ये हो सकता है कि उनको दबाव के ज़रिए उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाए, जिसके बाद सादिक संजरानी साहब आपके सदर का इख्तियार रखें और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, अगला सदर नहीं आएगा, तो शायद आरिफ अलवी साहब भी कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली। तो ऐसी सूरत हाल में अब वो अपने आप को एक न्यूट्रल और ऐसा सदर बना के पेश कर रहे हैं जो अपनी आईनी जिम्मेदारी। अच्छा फ़हीम, आपको लगता है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के तौर पर देखा जाए तो सिर्फ इसकी कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं है, या आपको लगता है कि इस पर अमल पैरा होने के लिए डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत कुछ ना कुछ करेंगे भी हीले बहाने? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज़म चौधरी साहब और मुबशिर बुखारी साहब ने अच्छी बात कर ली है। अब चूँकि आरिफ अलवी साहब एक मुल्क के एक बहुत अहम ओहदे पर हैं, तो मैं 900 चूहों वाली बात तो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे एक शेर ज़रूर याद आ रहा है कि अब तेरे हुस्न पशेमा से मुझे क्या लेना, बुझ चुके हैं मेरे सीने में मोहब्बत के चिराग। तो जनाब आरिफ अलवी साहब, जो आज़म चौधरी साहब और मुबशिर बुखारी साहब कहते बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब वक्त आ गया, अब ये वक्त नहीं रहा कि अब आप जाते जाते जो है ये वाली बातें करें। वो वक्त जिस वक्त जो है आप ये अपना एक रोल प्ले कर सकते थे, उस वक्त आपने वो रोल प्ले नहीं किया।
अब आप कह रहे हैं कि जनाब ये करना होना चाहिए, ये होना चाहिए। डेफिनेटली सबके चाहते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन एक शख्स चाहिए था जो ये सब करा सकता था, और आप उस ओहदे पर मौजूद थे कि जहां आप बैठ के अपना रोल प्ले कर सकते थे, आपने नहीं किया। और यही वो वजह है जो मैं मुसलसल कहता हूं कि हमारे सियासतदान इतने दबाव में होते हैं कि उन्हें डील्स करनी पड़ती हैं। प्रहलाद साहब कह रहे थे ना कि एमक्यूएम ने क्यों नहीं जो है वो कोटा सिस्टम के खिलाफ बात करती, वो क्यों वो जो है वो उनको ओके करती रही, इसके बाद भी जब वो एक सिलसिला जो है ख़त्म हो चुका था, उसका टाइम पीरियड कोटा सिस्टम का ख़त्म हो चुका था। हमारे सियासतदान इतने दबाव में होते हैं कि अगर वो किसी बात से इनकार करें तो उनको पूरी पूरी उम्र जो है वो जिलावतनी में गुजारनी पड़ जाती है। अभी आप थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे एक इशू के ऊपर, मुझे वो इशू बड़ा दिल दुखा रहा था मेरा, इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक बच्चा आपने दिया, उसने जो पुलिस ने उसको एक केस में 9 मई के केस में डाल दिया। कराची में देखिए ज़रा कराची में क्या कुछ होता रहा है। कराची की मैं जब बात करता हूँ तो कहा जाता है कि जनाब आप ये बात क्यों करते हैं, लेकिन कराची में इससे बुरे बुरे ऑपरेशन होते हैं। कराची में आप जनाजा पढ़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ख्वातीन ने जनाजे पढ़ाए हैं, यहाँ मर्द नहीं होते थे जो जनाजे उठा सकें। तो ये सब कुछ इस शहर में हुआ है, इस मुल्क में हुआ है। आप उसको, लेकिन उससे हम सबक नहीं सीखते, हम उसे कंटिन्यू करते हैं। आपने एक 14 साल का बच्चा उठा के 9 मई के केस में डाल दिया, क्या क्यों भाई? और फिर जब वो आया तो फिर उसके घर पहुंच गए। ये नहीं होना चाहिए। सदर आरिफ अलवी साहब, ये भी देखिए अवाम भी कहीं है, अवाम का भी थोड़ा सा भला सोच लीजिए, सिर्फ और सिर्फ दरगुजर जो है वो इनके दरमियान ना कराएं। मजहर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं मुफाहमत और तमलीकत की, मुफाहमत की और दरगुजर की बात को? आपकी राय क्या है इस पर? अच्छा, मैं कई दहाइयों से ये देख रहा हूँ कि हमारे इस मनसब में जितने भी अफराद आए वो इसी तरह की तकरीर करते हैं, तो ये एक तसलसल है, इसी तरह के वो बयान देते हैं, सिर्फ बयानबाजी की हद तक की गई ये चीज़। लेकिन मैं फ़हीम सिद्दीकी साहब से अर्ज़ करूँगा कि देखिए, पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से सिंध में बिला शिरकत गैर हुक्मरान है, तो कराची के आज जो हालात हैं उसकी ज़िम्मेदारी तो थोड़ी सी आप सियासतदानों पे डाल देना। ये 15 साल की कमाई जो है, आज कराची के क्या हालात हैं? क्या कराची के बाज़ इलाके ऐसे हैं जो किसी देहात से भी बुरे मंजर पेश करते हैं? ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है कि हमारे सियासतदानों को दूसरों पे ज़िम्मेदारियाँ डालने की बजाय खुद का एहतसाब करना चाहिए, खुद अवामी बनना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा बनने की बजाय अवाम की आंखों का तारा बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अगर जी मुबशिर थोड़ा जी, सा जी देखिए, एक तो मैं ईमानदारी से सवाल करूंगा प्रहलाद साहब से, क्या कराची का पूरा इलाका पूरी तरह से वहाँ की हुकूमत के कंट्रोल में है? आजम साहब, क्विक एंड शॉर्ट रिस्पांस। मुबशर साहब ने एक बहस का रुख जिस तरफ तब्दील किया है, हमारे पास अब वक्त नहीं है उस पर मज़ीद गुफ्तगू करें, लेकिन मैं फिर भी ओवरऑल तमाम सियासतदानों के हवाले से जाते जाते वाकई सारे ही अच्छी बातें करते हैं, चाहे अलवी साहब हो, चाहे कोई भी हुक्मरान हो। जब टेन्योर ख़त्म हो रहा है ना, तो उस वक्त कौम के सामने इतनी खूबसूरत बातें करेंगे, लेकिन कौम बस फर्क सिर्फ इतना आजम साहब, कुछ स्क्रिप्टेड होती हैं और कुछ आपके लेकिन अंदर दिल से निकली हुई बातें होती हैं, याद रखती है, देखती है। कौम बेवकूफ़ नहीं है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आजम चौधरी, मजहर बल्लाज साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब, मुबशिर बुखारी साहब आपका। इसके साथ ही मुझे हमारा पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।